हेलो गाइस, मेरा नाम ज्योति है और आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी नारीवाद। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नारीवाद। ठीक है, तो हम नारीवाद को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, किसको ध्यान में रखते हुए? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, इसी के संदर्भ में हम आज नारीवाद पढ़ेंगे। और उत्तर आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण हेतु परंपरागत दृष्टिकोण जैसे कि उदारवाद, यथार्थवाद को अपर्याप्त मानते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं के महत्व को भी स्वीकार किया। इसी क्रम में क्या बता रहे हैं, 1980 के दशक में नारीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जाने लग गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे कि परंपरागत विचारधाराएं काम कर रही थी या परंपरागत जो सिद्धांत या जो दृष्टिकोण था वो काम कर रहा था। जैसे कि उदारवादी क्या बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, यथार्थवादी की क्या सोच थी। ठीक है, इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखा जा रहा था। लेकिन इन्होंने जो नारीवाद है उन्होंने बोला से इनके विचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी समझना चाहिए। ठीक है, हमें देखना चाहिए कि विश्व में सामाजिक पहलू कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक राज्य में मतलब हर एक जो राज्य है, ठीक है, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है, ठीक है, ऐतिहासिक पहलू कैसे हैं, ठीक है, उसको हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपको भारत को समझना है तो भारत के इतिहास को समझना होगा, भारत के समाज को समझना होगा। इससे आप बेहतर रूप से आप क्या भारत को समझ पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अगर समझना चाहते हैं तो हमें क्या समझना होगा से समाज कैसा है, ऐतिहासिक पहलू कैसा है। ठीक है, फिर क्या बता रहे, जिसमें विश्लेषण का आधार राष्ट्र, राज्य, शक्ति, राष्ट्रीय हित या शासन व्यवस्था नहीं अपितु लैंगिक संबंध है। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वैकल्पिक सिद्धांत भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इन्होंने बोला से केवल हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, ठीक है, राष्ट्र राज्य के आधार पे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय संघर्ष, शासन व्यवस्था, केवल इसी के आधार पे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं देख सकते, बल्कि हमें लैंगिक संदर्भ को भी समझना पड़ेगा। लैंगिक संबंध कैसे हैं, ठीक है, लैंगिक संबंध जो होते या लैंगिक संदर्भ कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनको वैकल्पिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक और विकल्प के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम ना नारीवाद को दो चरणों में देखेंगे। से उदार नारीवादी कैसे थे और उग्र नारीवादी कैसे थे, उनकी कैसी सोच थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे से उदार नारीवादी। ठीक है, इनका विचार जो है उदार नारीवादी का वो ज़्यादा संतुलित और व्यवहारिक माना जाता है किसके कंपैरिजन में? उग्र नारीवादियों के। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जेंडर से राजनीति की प्रकृति निर्धारित नहीं होती। इन्होंने राजनीतिक निर्णय निर्माण संस्था एवं सैन्य व्यवस्था में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। इन्होंने क्या कहा से आप केवल जेंडर के आधार पे राजनीति की प्रकृति को नहीं निर्धारित कर सकते। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो उग्र नारीवादी है वो क्या कहते हैं, जेंडर के आधार पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होता है। ठीक है, या महिलाओं का क्या किया जाता है, जेंडर के आधार पे उनके साथ मतलब भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार, लेकिन इन्होंने कहा कि केवल हम जेंडर के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को नहीं बदल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक निर्णय निर्माण में, संस्था में, सैन्य व्यवस्था में क्या करना चाहिए? महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व का समर्थन कर रहे हैं उदार नारीवादी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते, क्या भारत में ऐसी सोच कायम है या फिर भारत के जो सरकार है वो उदार नारीवादी विचार को मान रहे हैं? यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हाल में ही देखा गया है से जो गृह मंत्रालय, ठीक है, उन्होंने क्या किया से एसएससी के जो महिला अधिकारी थे, ठीक है, उनको भारतीय सेना के सभी 10 स्थायी कमीशन में इजाज़त दी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पे, ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा सैन्य स्कूलों में महिलाओं के प्रवेश की घोषणा की गई। ठीक है, ये सारे क्या है, ये उदाहरण है मतलब सैन्य व्यवस्था में कैसे महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, संस्थाओं में महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इनके अनुसार विश्व अधिकांश देशों में
विश्व के अधिकांश देशों में अभी भी महिलाओं को शासन और सेना में द्वितीय दर्जा प्राप्त है। सेना में महिलाओं की भर्ती किस लिए होती है? नर्सिंग और खाना बनाने वाले क्षेत्र में होती है। जैसे अमेरिका, जैसे तो अमेरिका जो विश्व का इतना बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव चल रहा है। वहाँ पे जैसे कि जल पनडुब्बी में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या भारत के संदर्भ आपने देखा से भारत में परिस्थितियाँ बदल रही है महिलाओं को लेकर, वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं से ज़्यादातर महिलाओं को भी किस में लिया जा रहा है, नर्सिंग में और खाना बनाने के क्षेत्र में ही इनको शामिल किया जा रहा है। या फिर अभी भी देखें विकल्प के तौर पे अगर पेरेंट्स पूछते हैं, आप पेरेंट्स से पूछेंगे आप अपनी लड़की को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग का बताएंगे, है ना, या फिर टीचर बन जाए, यही एक विकल्प उनके पास होता है, अलग कोई विकल्प देखने की और अग्रसर नहीं होते, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, उदार नारीवादियों के अनुसार महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने से राष्ट्रीय हित में वृद्धि होगी और राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली होगा। यदि देश की आधी जनसंख्या अशक्त और कमजोर है तो समूचे राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। क्या बता रहे हैं, अगर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए तो क्या होगा, राष्ट्र और ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि आधी जनसंख्या, ठीक है, किसी भी देश की या विश्व की आधी जनसंख्या जो कि पुरुष है वो व्यवस्था को संभाल रहे, व्यवस्था को चला रहे। अगर समान रूप से महिलाओं की भी भागीदारी आ जाएगी तो क्या होगा, विश्व और बेहतर रूप में आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या बता रहे हैं, राष्ट्र जिस राष्ट्र में महिलाओं की भी भागीदारी में वृद्धि होगी वो राष्ट्र और ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीडीपी में भी, जैसे कि एग्जाम्पल यही है, से अगर भारत में ही, ठीक है, महिलाएं जो है वो रोजगार नहीं करती, अगर महिलाएं भी रोजगार करने लग जाए तो राष्ट्र की जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और राष्ट्र की जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो काफ़ी मतलब ऊंचाई पे देखी जाएगी, ठीक है। अब देखिए उग्र नारीवादी, ठीक है, इनका क्या है, देखो इनकी जो मान्यता है उसको स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेंडर के कारण विश्व में युद्ध और अशांति उत्पन्न होती है ये कहा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, से जेंडर के कारण क्या होता है, विश्व में युद्ध होता है, ठीक है, या अशांति उत्पन्न होती है। देखो आप ये समझिए, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर, ठीक है। जो इनका क्या मानना है, जो सेक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, जबकि जो जेंडर होते हैं वो सांस्कृतिक रूप है, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे कि बच्चा पैदा करना, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन बच्चे का पालन पोषण करना ये सांस्कृतिक है। यानी कि क्या है, ये किसी मतलब प्राकृतिक रूप में कहीं नहीं कहा गया है सिर्फ बच्चा का पालन पोषण केवल महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, बल्कि ये सांस्कृतिक रूप से थोप दिया गया है। यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है, सिर्फ एक तरफा होगा, बच्चे का पालन पोषण केवल महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा है सिर्फ जेंडर के कारण ही युद्ध और अशांति उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये मतलब ये सांस्कृतिक रूप से मतलब थोपे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अनेक उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि महिला के नेतृत्व के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार किया गया जैसे कि पुरुष के द्वारा व्यवहार किया गया। देखो ये जो उग्र नारीवादी है वो क्या कह रहे हैं, वो बोलते हैं से ना महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ा दी जाए तो विश्व में क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगी, ठीक है, युद्ध नहीं होंगे। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? इसीलिए मतलब जो उग्र नारीवादी है उसकी मान्यता को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है से जिस राष्ट्र में भी, ठीक है, वहाँ पे महिला अगर शासन व्यवस्था को संभाल रही है तो वो भी पुरुष के जैसा ही समान व्यवहार करती हुई नजर आई है। जैसे कि उदाहरण क्या लिया गया है से जो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेचर जो थे उन्होंने अर्जेंटीना पे आक्रमण किया, ठीक है, महिला होकर उन्होंने आक्रमण किया। इसी प्रकार वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के आक्रमण का करारा जवाब दिया गया, ठीक है। यानी कि अगर महिला है, ठीक है, उन्होंने भी अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए राष्ट्र के क्या कहते हैं, राष्ट्र पे आए खतरे के बचाव के लिए उन्होंने भी मतलब अपने शत्रु को जवाब देना बेहतर समझा, ठीक है। लेकिन क्या बोला जाता है से युद्ध जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, ये मानना, इसीलिए मतलब मानना जो है या फिर कहे तो स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। यद्यपि उग्र नारीवादियों की मान्यता
अभी भी प्रमाणित नहीं है कि समूचे विश्व में महिला सत्ता में आ जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा होगा। यही क्योंकि हमने देखा भी है ऐसे विश्व में या फिर कई ऐसे देश है जहाँ पे महिलाएं शासन कर रही है, फिर भी ऐसा नहीं देखा गया है से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी सिद्धांत। ठीक है, क्या देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी सिद्धांत। ओके, देखें उत्तर आधुनिक सिद्धांत है। सबसे पहले क्या है, ये उत्तर आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण ये किस आधार पे करते हैं, लैंगिक संदर्भ में। ठीक है, जैसे कि उदारवादी जो है वो किस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं, ये जटिल अंतर्निर्भरता की बात करते हैं, है ना। ठीक है, पूंजीवाद की बात करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या कहते हैं, जो मार्क्सवादी है, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बता रहे ऐसे आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो यथार्थवादी है वो शक्ति की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसी प्रकार जो नारीवादी सिद्धांत है वो लैंगिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्लेषित करता है। ठीक है, नारीवादियों के अनुसार शक्ति राजनीति मूलतः क्या होती है, पिस्सतात्मक है। ठीक है, यानी कि शक्ति क्या है, पिस्सतात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि शक्ति की संकल्पना जो है वो पुरुषों से जुड़ी हुई है। शक्ति किससे जुड़ी हुई है, पुरुषों से, और कमजोरी किससे जुड़ी हुई है, महिलाओं से। ठीक है, हाँ, पुरुषों की शक्ति संघर्ष में संलग्न दिखाया गया है। पिस्सतात्मक सत्ता द्वारा महिलाओं की भूमिका को द्वयम दर्जे का माना, इन्हें संतान पैदा करने का यंत्र के रूप में वर्णित किया और समाज में इसकी भूमिका या राज्य दोनों में इसकी भूमिका द्वितीयक हो जाती है। क्यों, क्योंकि शक्ति किसके पास है, शक्ति जो है वो पुरुषों के पास है। इसके कारण क्या हो रहा है, महिलाओं की भूमिका समाज हो या राज्य हो उसमें द्वितीयक हो जाती है। महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाती है केवल एक संतान पैदा करने वाली यंत्र के रूप में। ठीक है, हाँ, अब देखिए के संदर्भ में इनके क्या विचार हैं। इनके अनुसार राज्य जो होता है समाज का विस्तार है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, राज्य जो होता है समाज का विस्तार, यानी कि समाज से मिलकर क्या हो रहा है, राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि और समाज कैसा है, समाज क्या है, पिस्सतात्मक। भारत के समाज को ही देख लो, भारत में समाज समाज जो है किसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, पुरुषों के द्वारा। ठीक है, घर में, ठीक है, आपकी मम्मी की चलती है या आपके पापा की, ये कहावत हो गई है, या फिर अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है घर में तो मतलब मम्मी की चलती है, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में नहीं है। जो जिसकी इनकम होती है वही राज करता है। ठीक है, और भारत में या विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आज भी महिलाएं रोजगार के लिए नहीं जाती है। तो आर्थिक शक्ति किसके पास आ रही है, शक्ति किसके पास आ रही है, शक्ति जो है पुरुषों के पास है। यानी कि जो विश्व को या फिर देश को या फिर घर को कौन चला रहा है, चला रहा है, पुरुष चला रहा है। इसलिए समाज कैसा है, वो पिस्सतात्मक है। और फिर समाज अगर पिस्सतात्मक है, क्या बोलते हैं, समाज से राज्य बनता है। तो समाज अगर पिस्सतात्मक है तो राज्य कोई भी हो, ठीक है, वो भी क्या होगा, पिस्सतात्मक। यानी कि राज्य चाहे वो मध्यकालीन राज्य हो या पूंजीवादी राज्य हो या समाजवादी राज्य हो, कैसा भी राज्य हो, राज्य जो होगा वो मूलतः पिस्सतात्मक ही होगा। ठीक है, अब क्या बता रहे, राज्य न तो तटस्थ है न ही निष्पक्ष है। ठीक है, बल्कि पिस्सतात्मक का छुपा हुआ रूप है। क्या मतलब आप अगर देखेंगे तो समाज में या विश्व में या देश में ऐसी चीज़ें आप बहुत आसानी से, ठीक है, फाइंड कर पाएंगे कि समाज या फिर जो राज्य है वो तटस्थ या निष्पक्ष नहीं दिखती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के संदर्भ में ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करती हुई नज़र आ रही है। इसके अगर महिला के लिए कुछ कदम तो उसके पीछे भी पिस्सतात्मक मस्तिष्क जो है वो काम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे राज्य के द्वारा पिस्सतात्मक सत्ता को शक्तिशाली बनाया जाता है क्योंकि राज्य के द्वारा उत्तराधिकारी लैंगिक संबंध उत्पादन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। देखो क्यों, क्योंकि सत्ता पे कौन कायम है, पुरुष कायम है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, और पुरुषों के द्वारा ही, ठीक है, क्या किया जा रहा है, कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे शासन व्यवस्था में, ठीक है, पुरुष का वर्चस्व है और उनके द्वारा, ठीक है, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। जैसे उत्तराधिकारी के संबंध में, लैंगिक संबंध में, उत्पादन क्रियाओं के संबंध में जो नियम बनाए जा रहे हैं, न कि महिलाओं को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, बल्कि उनके नज़रिए से बनाया जा रहा है, पुरुषों के नज़रिए से बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इन सभी पे किसका नियंत्रण हो गया, पुरुषों का हो गया। तो यानी कि जो राज्य है वो कैसे तटस्थ और निष्पक्ष हो गए, नहीं हुए ना। हाँ, अब देखिए
राष्ट्रवाद के संदर्भ में विचार। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं से नारीवादी विचार हम किस संदर्भ में देख रहे हैं, राष्ट्रवाद के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोच रहे हैं ये। राष्ट्रवाद क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्रवाद मूलतः भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य निष्ठा का एक समान केंद्र निर्मित करना है। ठीक है, अगर मतलब राष्ट्र का निर्माण कैसे से किसी क्षेत्र में, ठीक है, उस समान भाषा के, समान धर्म के या संस्कृति के, ठीक है, रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उसको उनको जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, निष्ठा, वो क्या करता है, राष्ट्रवाद का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि इनोल ने राष्ट्रीय पहचान, जेंडर का आपस में घनिष्ठ संबंध, ये क्या बता रहे हैं, जो राष्ट्रीय पहचान है और जो जेंडर है, ठीक है, इनका क्या है, आपस में घनिष्ठ संबंध है। इनके अनुसार महिलाओं की भूमिका राष्ट्र के लिए उत्पादक के रूप में चित्रित किया तथा महिलाओं को राष्ट्र के सांस्कृतिक वाहक के रूप में वर्णित किया। महिलाओं को भविष्य के नागरिक तैयार करने के रूप में देखा जाता है या फिर महिलाओं की सांस्कृतिक प्रतीकों को धारण करने की अपेक्षा की जाती है। देखिए क्या बता रहे ये से जो राष्ट्र होता है और जो जेंडर होता है उसमें घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, अगर आप महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं की भूमिका को राष्ट्र में बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका परिणाम बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि महिलाएं जो है वो सांस्कृतिक वाहक के रूप में भी कार्य कर सकती है, आपके राष्ट्र की संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य कर सकती है। ठीक है, आपके राष्ट्र के जो मतलब भविष्य है उसका निर्माण करती है नारियां। ठीक है, जैसे कि वरवरा बोर्ड ने कहा कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर आरोपित संस्कृति, पारिवारिक परंपराएं, धर्म महिला को नवीन भूमिका ग्रहण करने से प्रतिबंधित कर देती है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़वे शब्द बोले से मतलब मेरा कोई देश नहीं है। क्यों, क्योंकि महिलाओं के ऊपर कई सारी मतलब चीज़ें आरोपित कर दी गई है, उनके अंदर डाल दिया गया है, वो बोझ के तले दब गई है, जिस कारण वो नवीन भूमिका ग्रहण नहीं कर पाती, वो अपने परिवार में ही सीमित रह जाती है। ठीक है, और राष्ट्र के नाम पे समाज में व्याप्त जेंडर का विभाजन को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, फिर इस प्रकार की मांगों को राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए विघटनकारी भी माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद को समानता, देश प्रेम के रूप में चित्रित किया जाता है। राष्ट्र मूलतः एक सामूहिक पहचान है, आगे बढ़ाने का दायित्व महिला को सौंपा जाता है, इसलिए राष्ट्र को सामान्यतः महिला के शरीर के रूप में वर्णित किया जाता है। राष्ट्र को माँ के रूप में चित्रित किया जाता है, इसलिए महिला पे आक्रमण राष्ट्र की गरिमा और पहचान पे आक्रमण माना जाता है। ठीक है, यानी कि महिला को भी मतलब महिला को राष्ट्र से जोड़ के, ठीक है, मतलब जैसे कि एक पुरुष की क्या सोच होती है, क्या मानसिकता होती है से जो हमारी वाइफ है, ठीक है, या जो हमारे परिवार में जो स्त्रियां हैं, ठीक है, उन पे किसी दूसरे की नज़र ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट वो उसी चीज़ को लेकर होते हैं, क्योंकि वो उनको उसकी अपनी वस्तु मानते हैं। ठीक है, से हमारी वस्तु पे किसी और की नज़र ना पड़ जाए। ठीक है, जबकि उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, उनको खुद नहीं लड़ने दिया जाता। ठीक है, इसीलिए और इसी प्रकार राष्ट्र को भी क्या, राष्ट्र को माँ की संज्ञा दे दी से हमारे राष्ट्र पे आक्रमण, यानी कि हमारे घर की स्त्रियों पे आक्रमण। ठीक है, और इस प्रकार क्या किया जाता है, मतलब स्त्री के संदर्भ में, ठीक है, या स्त्री का उपयोग करके ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए युद्ध और शांति। ठीक है, नारीवादियों ने मोर्गनथाउ की मान्यता को अस्वीकार कर दिया, यानी कि जो यथार्थवादी विचारक मोर्गनथाउ थे उनके विचार को क्या है, नारीवादियों ने अस्वीकार किया है। ठीक है, इन्होंने मानवीय क्योंकि जो मोर्गनथाउ है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा से मानवीय स्वभाव जो होता है वो क्या होता है, आक्रमणकारी होता है, शक्ति को प्राप्त करने वाला होता है, जबकि जो नारीवादी बोल रहे से ऐसा नहीं है से मानवीय स्वभाव जो है वो आक्रमणकारी या शक्ति प्राप्त करने वाला है, बल्कि ये स्वभाव तो पुरुषों का है, मानव का नहीं बल्कि पुरुषों का, क्योंकि मानव में क्या है, स्त्री भी आई और पुरुष भी आए, लेकिन पुरुषों का ये स्वभाव है, ना कि स्त्रियों का। किनके अनुसार, नारीवादियों के अनुसार। ओके, हाँ, इसलिए उग्रवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध का जो मूल कारण है, ठीक है, पुरुषों का जो शासन व्यवस्था पे नियंत्रण है वो मूल कारण है युद्ध का। ठीक है, यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिला का शासन हो जाए तो पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगा। क्या ऐसा अभी एग्जाम्पल हमने पीछे ही देखा था
से भारत में भी स्वयं इंदिरा गांधी, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन ऐसा नहीं था से मतलब भारत में शांति, बल्कि भारत के द्वारा भी युद्ध किया गया, ठीक है। नारीवादियों के अनुसार युद्ध के दौरान भी महिलाओं की स्थिति द्वितीयक है, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं नारीवादी, क्या बोल रहे हैं, युद्ध के दौरान क्या हो जाता है, महिलाओं की स्थिति द्वितीयक हो जाती है। वैसे तो हर एक चीज में द्वितीयक है ही, युद्ध में भी महिलाओं की स्थिति द्वितीयक है। इनके अनुसार युद्ध मूलतः जेंडर से संबंधित है। युद्ध से सर्वाधिक पीड़ित जो होती है महिलाएं होती है, उन नीतियों का शिकार होती है जिनका निर्माण या क्रियान्वयन स्वयं उन्होंने नहीं किया, ठीक है। यानी कि युद्ध के लिए जो परिस्थिति उत्पन्न की गई थी, ठीक है, वो न कि महिलाओं के द्वारा उत्पन्न की गई, लेकिन भोगा कौन, भोगा इसका भोग या इसका दर्द ज़्यादा से ज़्यादा किसने सहा, महिलाओं ने, ठीक है। अगर महिलाओं पर अलग अलग रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। जब युद्ध होता है किसी राष्ट्र में, ठीक है, तो इसका प्रभाव महिलाओं पे अलग अलग रूपों में देखा जाता है, जैसे कि उनके साथ बलात्कार की घटना हो जाती है, शरणार्थी की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और क्या होती है, महिलाएं होती है, ठीक है। और पर्यावरण पे भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण घरेलू कार्य करने में भी महिलाओं को दिक्कतें आती है, ठीक है। तो यानी कि युद्ध किया किसी और ने, भोगा युद्ध का परिणाम किसी और ने, ये कहना चाह रहे हैं नारीवादी, ठीक है। अब देखिए सुरक्षा के बारे में नारीवादी का क्या कहना है। देखिए नारीवादी विचारकों ने सुरक्षा को राज्य केंद्रित यथार्थवादी संकल्पना को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, ठीक है। जो यथार्थवाद है, वो जो सुरक्षा के बारे में कहते हैं, उस विचार को क्या कर रहे हैं नारीवादी अस्वीकार कर रहे हैं। क्यों, देखो, क्योंकि सुरक्षा मूलतः समाज केंद्रित संकल्पना है। सुरक्षा क्या है, समाज केंद्रित संकल्पना है। यथार्थवादियों की आलोचना करते हुए नारीवादी क्या कह रहे हैं, से राष्ट्र राज्य द्वारा अर्जित जो हथियार है, ठीक है, उसका भंडारण राज्य की सुरक्षा की बजाय सत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि आज जो विश्व में प्रत्येक राष्ट्र या जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो हथियार है उसको जो होल्ड किया जा रहा है या हथियार को अर्जित किया जा रहा है, ठीक है, वो इसलिए नहीं से वो अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखें, ठीक है। इनके अनुसार क्यों बनाए रखे, क्योंकि कभी भी क्या नारीवादियों के अनुसार जो युद्ध है उसका तो समर्थन महिलाएं करती ही नहीं है। तो जब महिला युद्ध का समर्थन करती ही नहीं है तो उनको हथियार की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हथियार की जरूरत किसको हुई, सत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुरुषों को, ठीक है, ये कहना था इनका। देखो इनके अनुसार सुरक्षा का अभिप्राय जो है मानवीय सुरक्षा से, ठीक है, सुरक्षा का अभिप्राय किससे होना चाहिए, मानवीय सुरक्षा से, ठीक है, ना कि राष्ट्र की मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप जो हथियार अर्जित करें उससे, बल्कि मानवीय सुरक्षा करें आप, ठीक है। अब जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जो सुरक्षा मतलब सुविधाएं हैं, ठीक है, उसको प्रदान कीजिए, ठीक है। जैसे कुपोषण को समाप्त करना, गरीबी का निवारण, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, ये नारीवादियों का कथन है। हाँ, अब देखिए वैश्विक नारीवादी आंदोलन में समकालीन संकट, ठीक है। अब जो विश्व में नारीवादी आंदोलन चल रहा है उसमें भी कुछ संकट देखे जा रहे हैं। से मतलब भारत में नारीवादी विचार अलग काम कर रहे हैं, अमेरिका में अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बता रहे हैं से विश्व में नारीवादी आंदोलन जो है उसमें भी थोड़ा सा संकट या थोड़ा सा अलगाव देखा जा रहा है। जैसे कि वर्तमान में नारीवादी आंदोलन समरूप नहीं है, ठीक है, से जैसा आंदोलन भारत में चल रहा है वैसा ही यूरोप में भी चल रहा हो नारीवाद को लेके, ऐसा नहीं है, ठीक है। विकसित देश में श्वेत और अश्वेत महिलाओं के सरकारों का विभाजन उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं से जैसे विकसित देशों में, ठीक है, नारीवादी संकट ऐसा है से श्वेत और अश्वेत को लेकर, ठीक है। जैसे कि आप हाल के ही उदाहरण को देख सकते हैं अमेरिका में, ठीक है, एक 26 साल की स्टूडेंट को पुलिस के द्वारा, ठीक है, हत्या कर दी गई मतलब ड्राइविंग के थ्रू, ठीक है। और उनको क्या मतलब उनके कलर को देख के, ठीक है, जो कि भारतीय मूल की थी, उनके कलर को देख के उन्हें क्या कहा गया कि ये लिमिटेड वैल्यू वाली थी, ठीक है, वैल्यूज थे इनमें लिमिटेड, और फिर इसका अच्छा हुआ से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और वो हंस रहे थे। यानी कि क्या दिखाया जा रहा है, जैसे जो विकसित देश है वहाँ पे क्या श्वेत और अश्वेत जैसा मुद्दा उठ रहा है, ठीक है, जो कि जो विकासशील देश है वहाँ पे ये ऐसा मुद्दा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। विकसित और विकासशील देश में महिलाओं की स्थिति, मांग, समस्या में अंतर देखा जा सकता है।
विकसित देशों में महिला संगठन विकासशील देशों की महिला के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। ठीक है, देखो विकसित देश की जो महिलाएं हैं और जो विकासशील देश की महिलाएं, ठीक है, उनकी जो मांगे हैं, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, परिस्थितियाँ वहाँ की अलग है या समस्याएं उनकी अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों जगहों की, जैसे विदेशवादी नारीवादियों के अनुसार विकासशील देशों की महिला एक तो उपनिवेशवादी व्यवस्था से शोषित है, तो दूसरी ओर पिछतात्मक व्यवस्था से, जबकि जो विकसित देशों की महिला के समक्ष केवल दूसरी समस्या। आप क्या बता रहे हैं, जो विकसित और विकासशील देश जो है, ठीक है, उसमें अंतर कैसे देख सकते हैं। जो ज़्यादातर जो विकासशील देश थे वो क्या थे, उपनिवेशवादी देश है। ठीक है, यानी कि उनका क्या हुआ था, वो कभी गुलाम हुआ करते थे। तो इस कारण उन महिलाओं में, ठीक है, पिछतात्मक तो है ही, साथ ही साथ क्या बता रहे हैं वो क्या कहते हैं, अपनी व्यवस्था से भी पीड़ित है। ठीक है, उपनिवेशवादी व्यवस्था से भी पीड़ित है और साथ ही पिछतात्मक व्यवस्था से भी पीड़ित है। जबकि जो विकसित देश है, ठीक है, वहाँ की जो महिलाएं केवल दूसरी समस्या यानी कि पिछतात्मक व्यवस्था से ग्रसित है। ठीक है, हाँ, आप देखिए नारीवाद की आलोचना। ठीक है, अब नारीवाद की आलोचना हम देखेंगे, जैसे कि जेंडर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि नारीवादियों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, ठीक है, राजनीति की व्याख्या या फिर राजनीति को किस आधार पर समझने का प्रयास किया, पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल लैंगिक संदर्भ में विश्लेषित कर दिया। ये कहीं से भी उचित या तार्किक नजर नहीं आता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल लैंगिक संदर्भ से या आर्थिक आधार से ही नहीं बल्कि अन्य कारक भी उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हित भी कार्य करता है, सुरक्षा भी कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, मतलब या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सारी चीजें कार्य करती है। ठीक है, जैसे समाज, राष्ट्र, विश्व का मात्र लैंगिक आधार पर विश्लेषण या कहे तो एकांकी या अपूर्ण नजर आता है। ठीक है, यानी कि समाज का या राष्ट्र का या विश्व का केवल लैंगिक आधार पर विश्लेषण कहीं से भी मतलब तार्किक नहीं है। ठीक है, ओके, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, धन्यवाद।